नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेट का एग्जाम है वो 6-7 सितंबर को होने जा रहा है। और पेट के एग्जाम में आपके जीएस से कई सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से हिस्ट्री भी है। तो हिस्ट्री से भी आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसमें नेशनल मूवमेंट हुआ और भी हिस्ट्री के जो टॉपिक हुए तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी सबको देखते हुए हम हिस्ट्री के लिए आपको आधुनिक भारत का एक मैराथन लेके आए हैं। और अगर आप इस मैराथन को 2-3 बार देख लेंगे तो फिर जो आधुनिक भारत के जो भी प्रश्न आएंगे वहाँ से आपके सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है और किस तरह से हैं। प्रश्न पहला है दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वास्को डी गामा था वह कालीकट किस वर्ष आया था। ऑप्शन ए है 1350, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1430 तथा ऑप्शन डी है 1523। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कि यह कब आया था। तो यह आया था, एक सेकेंड, यह आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है? ऑप्शन ए है अल्मीड़ा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले तथा ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो नीली जल योजना से संबंध है उसका अल्मीड़ा का, अल्फांसो डी अल्मीड़ा का। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी तथा ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो आपको पता होगा कि मध्यकाल में सबसे पहले भारत से जो व्यापार संबंध स्थापित करने वाले लोग थे वह थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है अल्मीड़ा, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा तथा ऑप्शन डी है कार्नवालिस। तो प्रथम वायसराय दोस्तों आपका बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। यह कब से कब तक था? 1505 से 1509 ईस्वी तक। उसके बाद फिर अल्बुकर्क बनता है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है जमोरिन तथा ऑप्शन डी है अल्मीड़ा। तो जो स्वागत किया था दोस्तों इस वास्को डी गामा का वह था जमोरिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करवाना है। तो जो वास्को डी गामा है इसका संबंध पुर्तगाल से है, कोलंबस का संबंध स्पेन से है, कुक का संबंध ब्रिटेन से तथा तस्मान का हालैंड से है। तो आपका ऑप्शन 2143 सही हो जाएगा, 2143। ऑप्शन नंबर बी आपका सही 2143। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है? ऑप्शन ए है बारबोसा, ऑप्शन सी है डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी तथा ऑप्शन डी है फर्नाओ नूनिस। तो वह था दोस्तों पीटर मुंडी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वह कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है बार्थोलोमेव डियाज तथा ऑप्शन डी है जॉर्ज आर्मस्ट्रांग। तो पुर्तगाली शक्ति का जो भारत में वास्तविक संस्थापक था वह था आपका अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वायसराय बन के बैठा रहता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही नहीं, यही आपका सही नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 नहीं 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग
का निर्माण किया? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है कन्नानौर, ऑप्शन सी है कोचिन तथा ऑप्शन डी है गोवा। तो आपको बताना है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहली बार दुर्ग का निर्माण किया था? तो वह किया था कोचिन ने। कोचिन पर पुर्तगालियों ने पहली बार दुर्ग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखते हैं किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो आपको बताना है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो वह थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो भी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी उनमें से कौन सी थी, निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री थी जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन सी है हुगली तथा ऑप्शन डी है श्री रामपुर। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी जो यूरोपीय शक्ति वह फ्रांसीसी थे। तीसरा कथन है अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा करने वाले जो यूरोपीय शक्ति वह थे पुर्तगाली। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे जो यूरोपीय शक्ति थे वह फ्रांसीसी नहीं थे, वह थे डेनिश, वह डेनिश थे। तो आपका कथन दो गलत हो जाएगा। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। नहीं, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। तो यहाँ पे आपका 3 भी गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही है। तो यहाँ पे आपका केवल एक सही है, केवल एक सही माना जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश टू ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां तथा ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में इंग्लिश टू ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो आइए सुमेलित करवाते हैं। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध होता है दोस्तों वह एक्सला सैपल की संधि से समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? तो यह पेरिस की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक रहता है तथा प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ए का 4 होगा, 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 1 3 और 2। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल का मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है सरफराज खान, ऑप्शन बी है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी है अली वर्दी खान तथा ऑप्शन डी है सुजाउद्दीन मोहम्मद। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी? ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध तथा ऑप्शन डी है हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पे आपको बताया दोस्तों कि जो अंग्रेजों की निर्णायक सफलता भारत में मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है? वह मानी जाती है बक्सर का युद्ध। क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो जीत होती है वह एक निर्णायक जीत होती है, अर्थात बक्सर का युद्ध। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में तथा पानीपत का युद्ध होता है यह 1761 में होता है तथा हल्दी घाटी का 1576 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन बी है बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन सी है मुंगेर के युद्ध में या फिर ऑप्शन डी है बांडीवास के युद्ध में। क्योंकि
जो युद्ध हुआ था वह सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और यह कौन सा युद्ध था? तो यह था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वह कौन था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ऑप्शन सी है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव तथा ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था? वह कौन सा अंग्रेज था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है डुप्ले तथा ऑप्शन डी है कार्नवालिस। तो क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह कौन था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। तो आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की जो स्थिति थी उसको मजबूत कर दिया। तो वह था बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में यह हुआ आपका 1757 में, यह हुआ 1760 में तथा यह हुआ 1761 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा? तो वह आपका रहा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय दिल्ली का जो शासक था दोस्तों वह कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी है शाह बहादुर शाह जफर तथा ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसमें दिल्ली का जो सम्राट था, दिल्ली का जो शासक था वह था शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? कहने का मतलब यह है कि किस गवर्नर के काल में शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी थी वह अंग्रेजों को दे दिया गया? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है कार्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है बेंटिक। तो वह था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के समय में 12 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है तो उस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी होती है वह अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए है बक्सर का युद्ध मिर्जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बिल्कुल गलत है। वांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका बी सही हो जाएगा कि जो वांडीवास का युद्ध होता है यह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन से महापुरुष थे, वह कौन था जिसने यह कहा था कि ईश्वर की यह इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी एक आंख की रोशनी छीन ली? ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा दलीप सिंह तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह थे दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है नंजराज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है देवराज तथा ऑप्शन डी है चिक्का और किशोराज। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो युग्म दिया गया है कौन सा सुमेलित है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, ये आपका गलत है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह भी आपका देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, बिल्कुल गलत है, इसमें देना पड़ा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ऑप्शन बी है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, और तीसरा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दो आपका गलत है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में हुई थी, तो आपका दो गलत है। तीसरा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये आपका सही है। और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो यह आपका ये आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका एक सिर्फ 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो यहाँ पे दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। आपका और ये कथन एक गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्लाइव का पुनः भारत आगमन। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है? तो वह होता है 3 मई 1765 को। दूसरा है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है वह होती है 12 अगस्त 1765 को। बक्सर का युद्ध कब होता है? यह होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो यह होता है 1772 ईस्वी में। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपका मई होगा, मई जून जुलाई अगस्त, हाँ पहले होगा 1, उसके बाद फिर आपका आएगा ये 3 आएगा, नहीं सॉरी 1 मिनट। तो पहले आपका बक्सर का युद्ध होता है क्योंकि 1764 है, तो 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4। 3, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी है आसफुद्दौला, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह तथा ऑप्शन डी है राजा महिप नारायण। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा चेत सिंह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है वेलेस्ली, ऑप्शन डी है बेंटिक। तो आपको बताना है कि कलकत्ता में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में होती है तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, या फिर कर्जन के शासनकाल में, या फिर डलहौजी के शासनकाल में। तो लोक सेवा का जो प्रवर्तन होता है वह होता है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम के मध्य, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य, या फिर फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम के मध्य, या फिर डच तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो यह जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों वह हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे
गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेस्ली उस समय गवर्नर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764 में, सही है। ऑप्शन बी है सहायक संधि 1863 में। ऑप्शन सी है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ये भी सही है। ऑप्शन डी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोजा जाना 1813, आपका यह भी सही है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका है ये ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो ठगों का उन्मूलन दोस्तों आपका कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण धर्म अयोग्यता के प्रावधान को हटाना तथा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो आपका सती प्रथा का अंत भी किया गया था, दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी इसने किया था, जबकि धर्म परिवर्तन के कारण धर्म अयोग्यता के प्रावधान को इन्होंने हटाया नहीं था। तो आपका यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 4 सही होंगे। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग ने। तो आपको बताया दोस्तों कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वह लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया? ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1858 तथा ऑप्शन डी 1868। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में। विलय सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बताने की कौन सा राज्य सबसे पहले विलय हुआ था। सतारा को करेंगे तो 1748 में हुआ था। उसके बाद इसका बघाट का करेंगे, सॉरी 1848 है दोस्तों जी, आपका है 1848। ये 1850 है, झांसी 1853 है तथा उदयपुर 1852 है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए कि कौन सबसे पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। पहले सतारा, उसके बाद फिर बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। 1 3 4 3 1 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 4 2 1 3 4 2। आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए 1849, ये गलत है। आपको ऑप्शन ए गलत है। 1848 पंजाब विलय गलत है। 1855 झांसी का विलय ये भी गलत, जबकि आपको ऑप्शन नंबर सी सही है कि 1856 में अवध का विलय किया गया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राज्य हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी हड़प नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राज्य हुआ? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली तथा ऑप्शन डी सबलपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा सतारा, जो कि 1848 में इसका विलय कर दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन तथा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना होती है दोस्तों वह होती है लॉर्ड कर्जन के काल में, इसके समय में हुई थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो वह किए थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी?
ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग तथा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पीस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट कर्जन तथा ऑप्शन डी एल्बर्ट बिल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है ठगी का दमन विलियम वेंटिक, दूसरा बी है एल्बर्ट बिल रिपन, सी है रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग तथा डी है वर्नाकुलर टेस्ट एक्ट जो कि कर्जन से संबंधित नहीं था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त था वह किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है वेलेस्ली, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा ऑप्शन डी है डफरिन। तो जो इस्तेमारी बंदोबस्त था दोस्तों वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से सम्मत था? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर, तीसरा है थॉमस मुनरो। नीचे दिए कूद का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक और तीन, या फिर केवल दो और तीन, या फिर एक दो तीन। तो दोस्तों जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उससे आपका संबंध अलेक्जेंडर का था और थॉमस मुनरो का। तो आपका दो और तीन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में, या फिर 1895 में, या फिर 1900 में, या फिर 1905 में? तो आपको बताना है कि जो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम था वह कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था दोस्तों आपका 1895 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1835 में, या फिर 1837 में, या फिर 1839 में, या फिर 1841 में? तो इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक तथा ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो निकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे दोस्तों वह किए थे दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1900 में, या फिर 1901 में, या फिर 1902 में, या फिर 1903 में? तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1901 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड जो राइफल थी वह कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1856 में, ऑप्शन सी जनवरी 1857 में, या फिर फरवरी 1857 में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी, आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? मेरठ में, या फिर बैरकपुर में, या फिर अंबाला में, या फिर लखनऊ में? तो यह जो घटना होती है दोस्तों यह बैरकपुर में होती है, बैरकपुर छावनी में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला को, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर को, ऑप्शन सी बख्त खान को, ऑप्शन डी है हसन खान को? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बख्त खान को। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था दोस्तों वह क्या था? जनाक्रोश, या फिर सैनिक असंतोष, या फिर ईसाई मिशनरी का प्रबंध, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति?
तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां। आपका ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन सी डी ब्रिजेश काली। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? वह था खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर तथा ऑप्शन डी ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? वह आपकी है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए हिरोज का, ऑप्शन बी गफ का, ऑप्शन सी नील का तथा ऑप्शन डी हैवलाक का। तो आपको बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो वह सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वह कौन थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी अरोड़ा अशरफ अली तथा ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो वह थी दोस्तों बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वह कौन था? आरसी मजूमदार या फिर ताराचंद या फिर बीडी सावरकर या फिर एस.एन. सेन। तो वह थे दोस्तों एस.एन. सेन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा भारतीय प्रख्यात इतिहासकार था जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी सावरकर तथा ऑप्शन डी डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो वह थे दोस्तों डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी फील्ड आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग तथा ऑप्शन डी साइमन आयोग। तो वह जो आयोग था दोस्तों वह था फील्ड आयोग। प्रश्न नंबर 70, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव शुरू हुआ? सन्यासी विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह या फिर नील उपद्रव या फिर पावना विद्रोह। तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो अगला विद्रोह शुरू होता है वह शुरू होता है नील उपद्रव 1859 से 60 के मध्य। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चटर्जी तथा ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो आपको बताना है कि जो नील दर्पण पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो वह थे दीन बंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वंदे मातरम गीत था दोस्तों वह किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या फिर सरोजिनी नायडू के द्वारा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? बंगाल में या फिर बिहार में या फिर पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की जो नींव पड़ती है दोस्तों वह पड़ती है पंजाब में। और कब पड़ी थी? 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि पागल पंथ जो संप्रदाय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बुल्ले शाह द्वारा या फिर करम शाह द्वारा या फिर यजुवेंद्र सिंह द्वारा या फिर स्वामी सहजानंद द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह होगा करम शाह के द्वारा। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पे किया था? केरल में या फिर महाराष्ट्र में या फिर मैसूर में या फिर तेलंगाना में। तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे किया था? तो वह किया था दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बुद्धू भगत ने, ऑप्शन बी सुरगा ने, ऑप्शन सी सिगराय ने, ऑप्शन
डी जतरा भगत ने। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बघेरा विद्रोह होता है वह कहाँ पे होता है? सूरत में या फिर पुणे में या फिर कालीकट में या फिर बड़ौदा में। तो जो बघेरा विद्रोह होता है दोस्तों यह बड़ौदा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना के अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, उसका बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह आप जो बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है वह होता है आपका 1824 ईस्वी में, 1764 में। एक सेकेंड, बंगाल का जो सिपाही विद्रोह होता है दोस्तों वह होता है 1764 ईस्वी में, 1764 में होता है। और वेल्लोर का 1800 में होता है। संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 में होता है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कोल विद्रोह तो यह 1831 से 32 में होता है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? 1764, तो आपका 1 उसके बाद 354 135, उसके बाद 24 यहाँ पे होगा, ये आपका 13524। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले 1 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2, उसके बाद 4। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध तथा ऑप्शन डी काठियावाड़। तो वह था दोस्तों बिहार में। बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण करना और भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो संथाल परगना था उसे अति प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नरीखंड, ऑप्शन बी मानवर्जिका, ऑप्शन सी करताशिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह था दोस्तों आपका नरीखंड। नरीखंड के नाम से संथाल परगना को अति प्राचीन काल में जाना जाता था। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह, ऑप्शन सी रंपा विद्रोह तथा ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। तो वह हुई थी दोस्तों भील विद्रोह। जो महाराष्ट्र में घटना होती है वह होती है भील विद्रोह। अगला प्रश्न है खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1874 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1865 तथा ऑप्शन सी डी 1870 में। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो खैरवा आदिवासी आंदोलन होता है वह कब होता है? तो वह होता है 1874 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह आपका दोस्तों यह जो होता है यह केरल में होता है। पावना विद्रोह पश्चिम बंगाल में, एका विद्रोह आपका अवध में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार में। तो आपका 1342 सही हो जाएगा। 1342 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1342। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1914 तथा ऑप्शन डी है 1922 में। तो यह जो ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव में शुरू होता है दोस्तों यह होता है 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी जोरानाग, ऑप्शन सी झाबरकर बापा तथा ऑप्शन डी है रानी गौरनल्लू। तो महात्मा गांधी के विचारों से जो प्रथम प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे वह थे जोरानाग।
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में तथा ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला जो मदरसा स्थापित किया था वह कहाँ पे किया था? तो वह किया था कलकत्ता में। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले ने तथा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपको बताना है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड मैकाले आप किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से तथा ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो जो लॉर्ड मैकाले थे उनका संबंध किससे माना जाता है? तो वह अंग्रेजी शिक्षा से उनका संबंध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग, ऑप्शन डी 1854 का वुड डिस्पैच रूल। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ती है दोस्तों वह पड़ती है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में या फिर 1905 में। तो ये जो तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना होती है दोस्तों वह होती है 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो अगर हम लोग बात करें हिंदू कॉलेज की तो इसकी स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज की अगर बात करें इसकी स्थापना होती है 1824 में। वहीं पे मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में होती है और मुस्लिम ओरिएंटल की भी 1875 में हुई थी। तो यहाँ पे आपका जो दिल्ली कॉलेज है 1824 में इसकी स्थापना सबसे पहले की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा कथन है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है या फिर दो सही या फिर एक और दो दोनों सही है या फिर ना तो एक सही है और न ही दो सही। तो कथन को देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में, हालांकि हुई थी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में ही, लेकिन 10 जून को नहीं, यह 10 जुलाई था। यह आपका 10 जुलाई था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। तो आपका ये कथन पहला गलत हो जाएगा, लेकिन इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। तो आपका कथन तो सही है, तो आपका बी सही हो जाएगा। केवल दो सही है और एक आपका गलत है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था किस प्रकार का था? एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था या फिर एक दैनिक पत्र था? तो गदर पार्टी का जो पत्र था दोस्तों यह एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष ने, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी ने, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्र की जो स्थापना करने वाले थे दोस्तों वह थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? पहला है संध्या, दूसरा युगांतर, तीसरा है काल। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह तीनों पत्र थे दोस्तों जो कि क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए अखबार हैं इनमें से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीडर। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। यह कहाँ से हुआ था? कोलकाता से, या फिर पटना से, या फिर इलाहाबाद से, या फिर लखनऊ से? यह दोस्तों आपका कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नील आंदोलन समर्थन करने वाले हिंदू पट्टियार के संपादक थे हेमचंद कार, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, या फिर दिगंबर बिश्वास? तो वह थे दोस्तों दीनबंधु मित्र। एक सेकंड, ये दोस्तों दीनबंधु मित्र नहीं होगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी होगा, क्योंकि पूछा है कि नील आंदोलन समर्थन करने वाले हिंदू पट्टियार के संपादक वह थे दीनबंधु मित्र, सॉरी हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करवाना है। तो जो भारत मित्र है दोस्तों, यह आपका हिंदी पत्र था। आपका जो राष्ट्र मित्र है यह आपका मराठी था, और प्रजा मित्र आपका ये गुजराती है, जबकि सॉरी प्रजा मित्र आपका गुजराती है। एक सेकंड, एक मिनट, इस तरह से कर लीजिए। ये भारत मित्र आपका हिंदी है, राष्ट्र मित्र आपका मराठी है, और प्रजा मित्र आपका गुजराती है, तथा नायक आपका बंगाली है। तो यहाँ पे आपका ए का तीसरा और टी का चौथा, 3 4 2 1 सही आपका, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 4 2 और 1। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अंग्रेज अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं की। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकार नियंत्रण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है थॉमस मुनरो। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 2 और 3 सही हो जाएगा, अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, या रैयतवाड़ी व्यवस्था से दोनों संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों असफल हुआ? यहाँ कारण दिया है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, जी है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित नहीं थे, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा कि सभी कारण थे जो कि 1857 क्रांति के असफल होने के कारण बने। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने संबंध है? तो ये आपका रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व राजस्व निर्णय करना, डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ऑप्शन ए है ताराचंद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है सावरकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इनमें से कोई नहीं, तो वह थे दोस्तों डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद गूढ़ावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रीच, तथा सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो वह थे दोस्तों डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। किस वर्ष दिया गया? तो वह दिया गया 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के जो ड्रीम थ्योरी थी उसमें विश्वास नहीं करते थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे तथा ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो यह की गई थी 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह की गई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष तथा ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो वह था दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जो धर्म है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 में, ऑप्शन डी है फरवरी 1857 में। तो आपका जो सही आंसर होगा दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? वह था दोस्तों ये रिपीट हुआ है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। तो झांसी झांसी से का संबंध है लक्ष्मीबाई का, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से लखनऊ से बेगम हजरत महल, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह तथा कानपुर से अजीमुल्लाह खां। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वह सही हो जाएगा ए का चौथा और बी का तीसरा, आपका बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 4 3 2 1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा के धनसेना, कश्मीर से लियाकत अली तथा लख गुलाल सिंह से गुलाब सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही नहीं है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए नाना साहब कानपुर से, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लखनऊ से, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से तथा ऑप्शन डी बेगम जीनत महल दिल्ली से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में तथा ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो वह स्थापित किए थे कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किस, ऑप्शन सी मैक्स मुलर तथा ऑप्शन डी जेम्स टिल्से। तो वह थे दोस्तों सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई, और कथन है और यहाँ पे कथन है दोस्तों कि सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। क और ख दोनों सही, और ख कथन क की सही व्याख्या है, या फिर क और ख दोनों सही किंतु ख क की व्याख्या नहीं करता है, या फिर सी क सही है किंतु ख गलत है, या फिर क गलत है किंतु ख सही। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा क और ख दोनों सही, और ख कथन क की सही व्याख्या कर रहा है।
फूड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीन है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला विषय कथन फर्स्ट विषय और दूसरा विषय, लेकिन आपका तीसरा नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? पहला 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1 2 3 तीनों सही है, एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका ये गलत है, ये आपका 10 जुलाई है। यहाँ पे आपका 10 जुलाई हो जाएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है, तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें बंगाली की बात करें तो यह आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित था, और वहीं पे अगर हम लोग सुधारक की बात करें तो यह था काल की बात करें तो यह शिवाराम महादेव पराजंपे से संबंधित है। तो आपका ए का चौथा और बी का पहला, ए का चौथा और बी का पहला हो गया। उसके बाद सुधारक की बात करें तो यह था आपका द्वारकानाथ तथा सोम प्रकाश का गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 4132 4132 4132 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 413 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर स्वरों पर जोर दिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका तीनों सही है, 1 2 और 3। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग राजकोष का प्रभारी। दूसरा है बेमियान। तीसरा है मिरादवीर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ऑप्शन भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। सी है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो वह पड़ी दोस्तों 1835 के मैकाले के स्मारक पत्र से। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेज शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। तो यहाँ पे आपका तीनों सही है, 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो यहाँ पे दोस्तों सर्वप्रथम स्थापना हुई दिल्ली कॉलेज की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1876 में या फिर 1891 में, 1875 में या फिर 1874 में? तो इस कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1875 ईस्वी में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर
डव के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन तथा ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो वह थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या फिर वाराणसी में? तो वह की गई थी यहाँ आपका कलकत्ता में। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आपसे पूछा जा रहा है किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन दयाराम गिंडुमल, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी के कर्वे तथा ऑप्शन डी महादेव गोविंद नारे। तो वह थे दोस्तों डी के कर्वे की सतत प्रयत्नों से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विरोध मेहता, ऑप्शन डी दयाचंद सरस्वती। तो वह थे दोस्तों आपके ये बाल गंगाधर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो वह थे आपके बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर सती प्रथा की समाप्ति से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध आपका अंग्रेजी शिक्षा से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए रेल से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी सिंचाई से, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ से। तो इसका संबंध दोस्तों जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध शिक्षा से था, क्योंकि अंग्रेजों का नियम था कि उच्च वर्ग को आप शिक्षा दीजिए वह धन के निम्न वर्ग तक पहुंचती जाएगी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन थे? चार्ल्स वुड, जे.एस. मिल, मैकाले या फिर कॉर्नवालिस। तो जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इसके जो प्रतिपादक थे वह थे लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने या फिर महाराजा विभूति नारायण सिंह ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर एनी बेसेंट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है दोस्तों वह किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन ए है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था वह किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय तथा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो वह थे दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है राजा राम मोहन राय, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।